एक सिंपल सवाल है कि अगर मैं आपको कहता कि भाई पिछले एक साल में जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा वहीं का वहीं है या माइनस में है, और जो लोग यूएस में ताइवान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा 40%, 60% और कहीं कहीं 100% भी ग्रो हुआ है, तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया का मार्केट ठीक है या खराब है। सवाल ये है कि दुनिया का पैसा शिफ्ट हो रहा है, तो आप कहां थे। तो आज की वीडियो में हम 4 चीजें कवर करेंगे और मैं चाहता हूं कि ये सीक्वेंस में आप देखो, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि पैसा जो है ना स्टेप बाय स्टेप ही घूमता है। तो सबसे पहले हमें समझनी होगी हमारे इंडियन मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन डेटा के साथ। दूसरा समझना होगा कॉर्पोरेट अर्निंग क्यों गिर रही है, यही है सबसे बड़ा रूट कॉज। तीसरा है एफआईआई कहां जा रहे हैं और वहां पर वो ताइवान या कोरिया ही क्यों भागे, क्योंकि ये समझेंगे तो वो कहीं और भागेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वहां क्यों जा रहे हैं, तो आप भी जा पाएंगे। और अब क्या करना है, क्योंकि यहां पर भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले, तो दोनों को कवर करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले निफ्टी के सच से शुरू करते हैं और अक्टूबर 2024 का आप चार्ट देख रहे हो, निफ्टी का ऑल टाइम हाई के करीब था। उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी अपने पीक से 13% नीचे आ गया, सेंसेक्स भी 8 से 10% गिरा। और ये सिर्फ इंडेक्स की बात नहीं, अगर आप देखोगे तो फिर अक्टूबर के बाद स्मॉल कैप भी गिरा, मिड कैप भी गिरा, एकदम दर्दनाक कहानी। और बहुत बार अगर मार्केट रिकवर भी किया है तो सिर्फ इंडेक्स रिकवर किया, स्टॉक नहीं चला। 97 to 98% रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रेड में है, और अगर आपका भी है तो भाई आप अकेले नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसका मतलब है मैक्रो विंड बदल गए हैं। तो किन किन का पोर्टफोलियो रेड में है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब यहां पर हमें डाउनग्रेड के ड्रामा से शुरू करना होगा। एचएसबीसी और जेपी मॉर्गन दोनों को समझना होगा, क्योंकि अप्रैल 2026 में एक के बाद एक 2 ग्लोबल बैंक ने इंडिया को डाउनग्रेड किया। 23 अप्रैल 2026 एचएसबीसी ने इंडिया को न्यूट्रल से अंडरवेट कर दिया और 24 अप्रैल 2026 को जेपी मॉर्गन ने इंडिया को ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया, एक हफ्ते में दोनों। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब इन्होंने क्यों किया, और इससे पहले कि आप बोलो भाई ये तो फॉरेन बैंक है, इनकी बात मैं क्यों मानूं, तो आप ये जानो कि जब ये लोग रेटिंग बदलते हैं तो एफआईआई इनके हिसाब से कुछ सोचने समझने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं पैसा का फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज होता है। आई बात समझ में, अगेन यानी इंटरकनेक्टेड है। तो पहले एचएसबीसी ने क्या किया समझते हैं। तो एचएसबीसी के एशिया पैसिफिक इक्विटी स्ट्रेटजी जो हेड है उन्होंने लिखा कि इंडिया लुक्स लेस अट्रैक्टिव देन इट्स नॉर्थ ईस्ट एशियन पीयर्स इन करंट मैक्रो इन्वायरमेंट। और ये 23 अप्रैल की बात है और 3 रीजन बताए लेस अट्रैक्टिव होने का। पहला रीजन ऑयल प्लस इन्फ्लेशन का बम, ब्रेंट क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से $100 पर बैरल के ऊपर चला गया है, तो ये 42% चढ़ा नीचे से। और उस वक्त से जब वॉर शुरू हुआ तब की मैं बात कर रहा हूं। इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि हम 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, मतलब ऑयल महंगा तो रॉ मटेरियल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा तो कंपनी के मार्जिन घटेंगे, मार्जिन घटेंगे तो अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो स्टॉक के प्राइस नीचे, वो ऊपर कभी चल ही नहीं पाएंगे। सिंपल सप्लाई चेन है और ये एकदम ब्रूटल ट्रुथ है। दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड कमजोर। जब पेट्रोल डीजल सीएनजी के प्राइस बढ़ते हैं तो आम आदमी की पॉकेट टाइट हो जाती है, वो कम खर्चा करता है। एफएमसीजी, ऑटो, कंज्यूमर सेक्टर सब स्लो में है। तो एचएसबीसी ने डायरेक्टली कहा डोमेस्टिक डिमांड स्लो डाउन के रिस्क। तीसरा रुपया कमजोर हो रहा है, एफएक्स डिप्रिशिएशन है। फॉरेन इन्वेस्टर जो यहां से कमा रहे हैं जब वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उनका रिटर्न ऑटोमेटिक घट जाता है, 85 से 95 रुपीज हो चुका है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर और सतर्क हो जाते हैं कि भैया एक तो मार्केट भी रिटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन रो पीट के कर भी नहीं तो रुपया हमें मार रहा है। उसके बाद आते हैं जेपी मॉर्गन, जिन्होंने 24 अप्रैल को बात कही। इन्होंने एक और लेयर ऐड कर दिया, इन्होंने 5 रीजन दिए। पहला, एआई रिवोल्यूशन में इंडिया की सीट है ही नहीं। उन्होंने साफ कहा इंडियाज लार्ज कैप इंडेक्स हैज मिनिमम एआई डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर रिप्रेजेंटेशन। ना हम एआई में है, ना डेटा सेंटर में है, ना सेमीकंडक्टर में, और जहां है भी वहां बहुत मिनिमम है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा बिगेस्ट ग्रोथ साइकिल चल रहा है वो एआई सेमीकंडक्टर डेटा सेक्टर में चल रहा है, राइट। और हम वहां सबसे पीछे खड़े देख रहे हैं। थोड़े बाद में हम इसको डिटेल में ताइवान और कोरिया वाली कहानी से रिलेट करेंगे तो आप और समझ पाएंगे। तब तक रीजन 2 की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग डाउनग्रेड की। जेपी मॉर्गन ने इंडिया की ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट घटा दी। 2026 ईपीएस ग्रोथ को 11% डाउनग्रेड किया, 2027 ईपीएस ग्रोथ को 13% डाउनग्रेड किया। और ये सिर्फ फोरकास्ट नहीं है, ये डेटा बैक्ड है। तो जैसे जैसे स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगी, मैंने कहा था सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है, तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में क्या हुआ था वो डेटा भी मैं चेन वाइज आपको दिखाऊंगा। अब हम आते हैं रीजन 3, आईपीओ, QIP डाइल्यूशन।
ये एंगल बहुत कम लोग समझते, ध्यान से समझिएगा। जेपी मॉर्गन ने कहा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इनफ्लो अबाउट 120 बिलियन डॉलर सिंस अर्ली 2025 की बात कर रहे हैं। इसने क्या किया, फॉरेन आउटफ्लो को हेल्प किया। आईपीओ, क्यूआईपी, प्रोमोटर स्टेक सेलिंग ने मुश्किल क्रिएट की, और जब बहुत ज्यादा नए आईपीओ आते हैं, जब प्रमोटर अपना हिस्सा बेचते हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस ऊपर नहीं जाता है। रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी कर रहे हैं, डीआईआई खरीद ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे का फायदा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिल ही नहीं रहा, यानी आप और हमको मिल नहीं रहा, क्योंकि नए शेयर की बारिश हो रही है मार्केट में। फिर उनका चौथा रिस्क था मॉनसून रिस्क। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो बनाई थी कि भैया इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है नॉर्मल मॉनसून बिलो रहेगा सिंस 92% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका सीधा असर क्या होगा, रूरल इनकम कम होगी, एग्रीकल्चर स्लो डाउन होगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग घट जाएगी। पहले वैसे, अब ऐसे। रीजन 5, निफ्टी टारगेट 10% कट कर दिया। मॉर्गन ने अपना निफ्टी ईयर एंड टारगेट 10% करके 27,000 का बेस केस और बियर केस 20,500 कर दिया। मतलब दो बड़े ग्लोबल बैंक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करके एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में आ गए, और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिग्नल है। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग की, क्योंकि यही है स्टॉक प्राइस का इंजन। अगर कंपनी कमा रही है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, नहीं कमा रही है तो नीचे आ रहा है। तो अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q4 निफ्टी 50 कंपनी का नेट प्रॉफिट 15.2% से ग्रो हुआ, सॉलिड, बहुत अच्छा। फाइनेंशियल ईयर 2025 Q1 प्रॉफिट गिरी 1.6%, ईयर ऑन ईयर खराब। फाइनेंशियल ईयर 2025 Q2 5% नेट प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू भी स्लो। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 Q1 9.4% नेट प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन मोस्टली टाइम गेन है, वन टाइम गेन है। एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -0.2% ईयर ऑन ईयर। 2026 के Q4 पे आए, निफ्टी 50 कंपनी के शेयर इंडिया इंक अर्निंग 21 लोअर के लोएस्ट लेवल पे, रेवेन्यू ग्रोथ स्लोएस्ट है 18 क्वार्टर में। आई बात समझ में? और ये तो आपने समझा ही समझा, कहानी यहां भी नहीं फंस रही है, कहानी एक और जगह फंस रही है कि कौन कौन से सेक्टर मार खा रहे हैं। तो अगेन उसका आपके सामने चार्ट है। निफ्टी 50 में बीएफएसआई, एफएमसीजी और आईटी का 60% का वेटेज है, और ये तीनों अभी हालत खराब चल रहे हैं। एफएमसीजी वीक कंज्यूमर डिमांड, दो तरीके से आपको बता दिया वीडियो में, पूरा ध्यान से सुना होगा तो सिंगल डिजिट की ग्रोथ पे आ गए। आईटी तो बेचारा एआई के चक्कर में ही मरा जा रहा है, उसकी हालत अलग खराब है। ऑटो का वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ, क्यों? क्योंकि अगेन पैसे की इश्यू है। बैंकिंग में एनआईएम प्रेशर, हाई एलडीआर, एनपीए रिस्क, ऑयल एंड गैस इनपुट कॉस्ट राइज से हालत खराब। तो इस तरीके से सेक्टर फंसे हुए हैं। तो अब सोचो अर्निंग का स्लो डाउन, ऑयल का महंगा होना कितना मुश्किल है, डबल हिट है कि नहीं। ऑयल सोचो $100 से ऊपर है, रॉ मटेरियल महंगा हो गया हर मैन्युफैक्चर के लिए। अगर रॉ मटेरियल महंगा है तो मार्जिन क्या होगा, घटेगा। कंज्यूमर की पॉकेट टाइट हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम प्लस मार्जिन कम इक्वल टू अर्निंग में गिरावट। और यही वजह है कि एचएसबीसी और जेपी मॉर्गन दोनों ने अलग अलग एंगल से एक ही कंक्लूजन निकाला कि इंडिया की अर्निंग रिकवरी इज नॉट ड्यूरेबल इन दिस एनवायरमेंट, यानी अभी का जो एनवायरमेंट चल रहा है इसमें मुश्किल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफआईआई का पैसा इंडिया से निकला गया कहां, राइट? और इस सवाल का जवाब है ताइवान और साउथ कोरिया की मार्केट बूम, सीधा बूम, राइट? और वहां पर अगर हम ध्यान दें तो अक्टूबर 2024 से हमारे यहाँ सेलिंग स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 एफआईआई ने निकाले $28 बिलियन स्ट्रेट 5 मंथ। फुल ईयर 2025 ने अगर एफआईआई की नेट सेलिंग देखे तो 1.61 लाख करोड़, इंडिया का बिगेस्ट एवर एनुअल एफआईआई आउटफ्लो। एफआईआई ने 12 में से 8 महीने सेलिंग की। जनवरी 2025 अलोन 78,027 करोड़ का सेल ऑफ, सिंगल मंथ की हालत खराब सेलिंग। एफआईआई की ऑनरशिप पे इंडियन इक्विटी में 16.9%, 15 साल के लोएस्ट लेवल पे। निफ्टी 50 में एफआईआई की होल्डिंग 24.1%, 13 साल के लोएस्ट लेवल पर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मैसिव है कि रोटेशन हुआ, कहां गया एआई सप्लाई चेन की थ्योरी में। अब समझना, ये कनेक्शन है जो इंडिया, ताइवान और कोरिया को एक लाइन में जोड़ता है। एआई रिवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा चीज चाहिए क्या, चिप, उसमें भी एडवांस चिप, राइट? सेमीकंडक्टर, जीपीयू, मेमोरी चिप। अब ये सब कहां बनती है? आओ ताइवान में आ जाओ। टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दुनिया के 90% मोस्ट एडवांस चिप टीएसएमसी बनाता है। एनवीडिया का हर चिप टीएसएमसी बनाता है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के चिप टीएसएमसी बनाता है।
2026 में TSMC का रेवेन्यू ग्रोथ 30%, मार्केट कैप $2 ट्रिलियन क्लब में आ गया। फरवरी 2026 में स्टॉक ने 10 साल में 2095% का रिटर्न दिया। अब जाओ साउथ कोरिया पे, सैमसंग प्लस SK हाइनिक्स AI के लिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाते हैं और साउथ कोरिया इन्हीं दोनों पर डिपेंडेंट है। जो आप लोग सुनते हो ना, साउथ कोरिया बूम कर गया, इन्हीं दोनों के बदौलत। ये दोनों गिरे तो साउथ कोरिया भी गिरा। और सैमसंग ने रिसेंटली $1 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस किया। जितना ज्यादा AI यूज होगा उतनी ज्यादा मेमोरी चाहिए होगी। सैमसंग और SK हाइनिक्स को फायदा है। अब ध्यान से समझना, AI बूम तो एनवीडिया GPU की डिमांड कहां जाएगा, कौन बनाएगा? TSMC यानी ताइवान मैन्युफैक्चर करेगा। AI डेटा सेंटर को किस चीज की जरूरत है? मेमोरी की। वो कौन बनाएगा? सैमसंग SK हाइनिक्स बनाएगा। वो कहां है? कोरिया है। तो मनी आउटफ्लो क्या हुआ? उसी टाइम से निकला, डेटा से निकालो, इंडिया से निकला, ताइवान और कोरिया में पैसा घुसता चला गया और उतने ही कम टाइम फ्रेम में सारे स्मार्ट मनी का पैसा बूम। आई बात समझ में? तो हम क्या बन गए? फंडिंग मार्केट बन गए एशियन AI बूम ओवर के लिए पिछले कुछ सालों में। आई बात समझ में? और वो फंडिंग मार्केट जो उन्होंने पैसा डाल रखा था, यहां से निकाल वहां डालते चले गए। और यही बात HSBC ने अपने रिपोर्ट में कही कि भैया फंडिंग मार्केट है इंडिया, FII इंडिया बेच रहे हैं ताकि भैया हम ताइवान और कोरिया खरीद सके। सीधी सी बात है, मतलब इंडिया उनका ATM बन गया। ये पैसा निकालो, AI में डालो। आई बात समझ में? अब शॉर्ट टर्म समझो, ऑयल अगर ऐसे ही महंगा रहा, मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं रहा, तो शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल होने वाली है। कॉर्पोरेट अर्निंग आपको रिकवरी नहीं दिखेगी। मॉनसून ऑलरेडी स्लो है, रूरल डिमांड ऑलरेडी स्लो है, मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, ठीक है? तो रुपया ऑलरेडी कमजोर है, FII यूं ही निकाल रहा है, कोई AI का कैटलिस्ट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में प्रेशर है। थोड़ा बहुत ऊपर आना को हम लोग तेजी नहीं मानते, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग 2 दिन 4 दिन तेजी हो जाए तो वो कहेंगे अरे तेजी होगी। यहाँ ओवरऑल एक बड़े पिक्चर की बात होती है, बट बड़ा पिक्चर आप लोग देख नहीं पाते क्योंकि मार्केट में नहीं आ रहा। तो शॉर्ट टर्म में चैलेंज है, लेकिन लॉन्ग टर्म की कहानी क्या है? तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चरल स्टोरी एज इट इज सेम है, भले ही हम AI में नहीं है, बट अगर गौर करो तो सेमीकंडक्टर में टाटा माइक्रोन इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहा है PLI स्कीम से, पता ही होगा आपको। बहुत सारे डेटा सेंटर हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वो भी आपको पता ही होगा। तो डिजिटल इंफ्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, UPI आधार में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड यंग डेमोग्राफिक हमारा है जो कंजप्शन इंजन को डिकेड्स के लिए बनाता है। पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है GST का, इंफ्रा पे बॉन्ड मार्केट में टैक्स को हटाया गया है, ठीक है? JP मॉर्गन खुद बोलते हैं कि इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी रिमेन सेम। HSBC भी कहता है सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटी जो है प्राइवेट बैंक में, हेल्थ केयर तो मतलब मल्टीवेयर स्टोरी है। मैं आपको बता दूं, हेल्थ केयर सेक्टर वो होने वाला है जो आप 10 साल के बाद देखना और तब कहना। तो लॉन्ग टर्म में प्रीमियम इमर्जिंग मार्केट रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में तकलीफ है। तो आपको फोकस करना होगा कि भैया मैं डाइवर्सिफाइड बनाऊं, मैं इंडिया में भी पैसा लगाऊं, ग्लोबल भी पैसा लगाऊं, गोल्ड भी लगाऊं, डेट भी रखूं, मैं कैश भी रखूं। और शॉर्ट टर्म में मैं जो सोचता हूं कि बहुत बड़ा राजा बाबू बन जाऊं तो उसको प्रणाम कर लूं और थोड़ा बहुत तेजी मंदी को कुछ ना मानो, ठीक है? ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखो, जो इस पूरी वीडियो में बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश की। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताइएगा कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू।